रहीम वी आर स्टार्टिंग पार्ट नंबर 2 जिसमें हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 से। हमारे पास है कि आपने किसी एक बंदे को एंकल फुट ऑर्थोसिस प्रेस्क्राइब करना है तो क्या गाइडलाइंस है। तो इसमें सिंपल बात यह है कि जब आपने एंकल फुट ऑर्थोसिस प्रेस्क्राइब करना होता है ना, आप ऐसे ही उठा के किसी को ऑर्थोसिस नहीं दे सकते। आप पहले उसकी असेसमेंट करते हो, ठीक है, डिटेल असेसमेंट देते हो, उसके फंक्शनल गोल्स देखते हो, उसके एनाटमिकल कंसनट्रेशन देखते हो कि उसको ज़रूरत क्या है आखिर। ऐसे ही उठा के कोई सा भी नहीं दे देते। तो इसके टोटल हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करवाते हैं कि जनाब आपने किसी बंदे को फुट ऑर्थोसिस कैसे देना है, एएफओ कैसे देना है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। कम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन होता है कि आपने ना पहले पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, भाई पेशेंट क्या है, क्या चाहिए उसे ना, उसे हुआ क्या है, उसे क्यों चाहिए। तो पहले आती है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री ये बताती है अच्छा पेशेंट के साथ हुआ क्या था, आया वो स्ट्रोक का पेशेंट है, आया सीपी का पेशेंट है, नर्व इंजरी हुई है, कितना अरसा उसे ये इंजरी रही है, किस तरह उसकी पेन की हिस्ट्री या डिफॉर्मिटी की हिस्ट्री क्या है। जब आपने उसकी हिस्ट्री ले ली है कि उसको क्या है, तो आप उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो कि उसकी मसल स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कैसी है, उसकी टोन कैसी है। मसल स्ट्रेंथ खासतौर पे ना हम फुट के लिहाज से हम डोर्सीफ्लेक्शन देखते हैं, क्योंकि डोर्सीफ्लेक्शन चाहिए होती है स्टेपिंग के लिए ना। उसकी रेंज ऑफ मोशन आपको बताती है आया कोई कंट्रेक्चर्स हैं, कहीं रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं बनी हुई। टोन आपको बताती है फ्लैसिड है या स्पास्टिक है। सेकंड हमारे पास आता है फंक्शनल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट में हम देखते हैं कि उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ जो वो कर सकता होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है फंक्शनल असेसमेंट में। जैसे कि आया वॉक कर सकता है, स्टेयर चढ़ सकता है, क्लाइंबिंग कर सकता है, सिट से स्टैंड हो सकता है। तो ये उसकी एरियल्स हो गए। मोबिलिटी गोल्स में ये आता है कि जनाब क्या वो इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकता है, या उसको बैलेंस में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या उसको गिरने से यानी कि प्रिवेंट करना है उसने फॉल्स वगैरह को। तो क्या उसके गोल्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है चल सकता हो लेकिन उसका बैलेंस इतना अच्छा ना हो, गिर जाता हो। तो हमें पता चल गया ओके यार बंदे का मसला सिर्फ ये है कि उसको बैलेंस चाहिए, तो मैं अपने जो फुट ऑर्थोसिस है मैं उसको इस तरह डिज़ाइन करूँगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल असेसमेंट में क्या आता है, एरियल्स और मोबिलिटी गोल्स। फिर हमारे पास आता है गेट एनालिसिस। अब जो गेट एनालिसिस होता है ना, इसके अंदर हमारे पास आता है स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, कैडेंस, स्टांस फेज, स्विंग फेज और कोई भी किस्म की डेविएशंस होती हैं। तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास होता है कि आप उसकी वीडियो बना लो, तो वो हो जाएगा हमारे पास वीडियो गेट एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका होता है कि हम क्या करें, हम उसमें प्रेशर सिस्टम यूज़ कर लें। प्रेशर सिस्टम से हमें पता चल जाता है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिससे हम उसकी गेट एनालिसिस देखते हैं। अब जो स्टेप लेंथ होती है ना, स्टेप लेंथ होती है जनाब, एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया है, और राइट और लेफ़्ट पाँव होता है आपका ना। तो ये मेरा एक पाँव था, फिर मैंने दूसरा पाँव रखा। तो मेरी जो ये चीज़ है ना, ये है स्टेप लेंथ। लेकिन एक होता है कि मैंने राइट रखा और मैंने लेफ़्ट रखा, फिर राइट रखा, फिर मैंने लेफ़्ट रखा। जो मेरा पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, इसे कहते हैं हम कि ये जनाब क्या है, ये हमारे पास होती है स्ट्राइड लेंथ, ठीक है। कैडेंस भी होती है इस तरह। स्टांस फेज होता है। स्टांस फेज आपको पता है जब ज़मीन पे पाँव होता है, ठीक है। और स्विंग फेज होता है जब हवा में पाँव होता है। तो किसी भी किस्म में इसमें आपके जो गेट है, इसमें कहीं पे भी कोई मसला है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, तो गेट एनालिसिस है। फिर हमारे पास आता है ऑर्थोस्टैटिक सिलेक्शन। जो ऑर्थोस्टैटिक सिलेक्शन होता है, इसमें आप देखते हो कि यार मैंने कौन सा टाइप का उसे एएफओ देना है, क्योंकि उसने हमसे पूछा कि उसे एएफओ रेकमेंड करो। तो एएफओ की हमारे पास टाइप्स होती हैं, जो कि हमने ऊपर पेशेंट का जो डायग्नोसिस, उसे स्ट्रोक था, सीपी था, जो भी था, गेट एनालिसिस में देखा ओके यार इसको मसला डोर्सीफ्लेक्शन में आ रहा है या टो ऑफ फेस में आ रहा है। तो मुझे ये बात पता चल गई। और मेरा उसका फंक्शनल गोल ये है कि जनाब उसकी जो गिरे नहीं, उसका बैलेंस हो, चल हो सकता है लेकिन क्या है कि या उसको पाँव उसने ज़मीन से उठवाना है, ठीक है, उसकी स्टेपिंग अच्छी हो, स्विंग फेज में उसको इशू आ रहा है। तो मुझे उसका फंक्शनल गोल भी समझ आएगी या कि वो गिर जाता है। तो हमारे पास जो, अगर मैं टाइप ओ एफ ओ की बात करूँ, एक और जो इसमें बात नहीं मेंशन डाल है कि हम यार हमारे पास सॉलिड होता है स्टेबिलिटी के लिए। एक बंदा होता है वो कहता है नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसका ए एफ ओ कौन सा होगा, उसका स्टेबिलिटी ए एफ होगा। इसी तरह एक हमारे पास होता है हिंज्ड ए एफ ओ। हिंज्ड ए एफ ओ क्या होता है कि हमारे पास एंकल मूवमेंट जो होती है वो मैक्सिमम अलाउ करता है, ठीक है, अलाउ करते हैं हमें एंकल मूवमेंट। फिर हमारे पास आता है पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग। पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग अलाउ करता है कि जनाब जिस बंदे को फुट ड्रॉप होता है ना, उसकी नर्व डैमेज होती है, तो वो उसका फुट प्लांटर फ्लेक्स में गिरा पड़ा रहता है, ऐसे ही ना, नीचे की तरफ गिरा पड़ा रहता है, ऊपर नहीं हो रहा होता, तो उसको पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग वाला एफ होता है उसका। तो सॉलिड हिंज ये वो इस तरह टाइप होगी। थोड़ी सी बात बता दी। फिट एंड अलाइनमेंट के लिहाज से हम कहते हैं कस्टमाइज्ड हो या अलाइनमेंट को करना, इसमें ये बात आ जाती है। कस्टमाइज होता है कि उस पेशेंट के मुताबिक जो आप कहते हैं ना यार मैंने कस्टमाइज चीज़ बनाई है, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ होती है वो कस्टमाइज होती है।
अलाइनमेंट में ये देखते हो कि कहीं कोई प्रेशर सिस्टम, एबनॉर्मल प्रेशर सिस्टम तो नहीं बन रहा, उसको पहनाते हो और सारा स्ट्रैप वगैरह बांधते हो और चेक करते हो, तो अलाइनमेंट करेक्ट होगी कि अजीब से फोर्सेस ना आ रही हो। इसमें फिर प्रेस्क्रिप्शन और कंसिडरेशन होती है। इसमें होता है ड्यूरेशन ऑफ वेयर। ड्यूरेशन ऑफ वेयर ना आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हो, फ़ौरन से नहीं कि आपने इतने घंटे पहन लेना है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम ज़्यादा करते हो। और इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़ में आप उसे गाइड करते हो कि जनाब आपने पहनना कैसे है और फिर चलना कैसे है, और आप आराम आराम से स्टेप लेना स्टार्ट करो, जो भी चीज़ें हैं पड़ी। और इसमें स्किन केयर इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, क्योंकि अगर सही से स्किन केयर ना की जाए तो अल्सर्स वगैरह ये चीज़ें बन जाती हैं। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, देखो अब ये जो सारा था ना कि मैंने उसको देखा, इवेलुएट किया, मैंने उसको चला उसके देखे क्या और उसके गोल्स क्या हैं, फंक्शन उसका काम किया ना, वर्क कैसा है उसका। फिर मैंने उसके गेट वगैरह देखा, ओके गेट में इश्यूज़ क्या हैं, फिर मैंने उसे ऑर्थोसिस पहना दिया, उसके कस्टमाइज्ड ऑर्थोसिस मैंने पहना भी दिया, और मैंने उसे बताया तुमने कितनी देर पहनाई है। अब मेरा मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अब फिर आता है मॉनिटरिंग और फॉलोअप। मॉनिटरिंग और फॉलोअप में आप ये देखते हो कि उसका गेट में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, और कोई फिट करने की ज़रूरत तो नहीं है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, समझो उसका ज़ख्म हो सकता है, कोई कहीं से कुछ चुभ रहा हो, तो मॉनिटरिंग और फॉलोअप ये मेरी ज़िम्मेदारी आ जाती है। और पेशेंट एजुकेशन जो कि मोस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, जो माइंड में इग्नोर भी हो जाती हो, इसमें यह है कि आपने पहनना कैसा है और उसको रिमूव कैसे करना है, हमने स्किन इंस्पेक्शन कैसे करनी है पेशेंट ने, और कंप्लायंस की इंपॉर्टेंस उसको बतानी है कि जनाब AFO सिर्फ तभी काम करेगा जब आप उसे करेक्ट यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट उसको करेक्ट यूज़ ही ना करना है तो वो AFO फारिग है। तो हमारे पास जो सबसे पहले पॉइंट होता है दैट इज़ कि इवेलुएट करो, ठीक है। ई से इवेलुएट, ए से उसको असेस करो, असेस के बाद अब आपने इवेलुएट असेसमेंट के बाद उसकी गेट एनालिसिस की, गेट एनालिसिस के बाद हमने ऑर्थोसिस की सिलेक्शन करके उसे दे दिया, और वहाँ से हमने क्या किया, फिट और अलाइनमेंट कर दी। फिट अलाइनमेंट के बाद हमने उसको कंसंट्रेशन बता दी कि तुमने क्या ख्याल रखना है, और मॉनिटरिंग और फॉलोअप और पेशेंट एजुकेशन, ये हमारे 8 पॉइंट्स हो गए। ओके, अज़ान हो गई है, हम इसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। हम इसको 8 पॉइंट्स को रिवाइज़ करते हैं। पहला हमने कहा कि आप क्या करते हो, इवेलुएट करते हो, इवेलुएट के बाद असेस करते हो, असेस के बाद आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के बाद फिर आप ऑर्थोटिक आपने उसको सेलेक्ट करके दे दिया, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आप ए से क्या करते हो, फिट एंड अलाइनमेंट करते हो, अलाइनमेंट के बाद अब आप कहते हो कि तुमने क्या चीज़ किन चीज़ों का ख्याल करना है, मैं उनको मॉनिटर करूँगी और तुम्हारा फॉलोअप करूँगी। तो मॉनिटर, फॉलोअप और एंड में हम क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पेशेंट एजुकेशन। इवेलुएट एनालिसिस, सॉरी इवेलुएट असेसमेंट, असेसमेंट के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद ऑर्थोटिक दे दो, फिर उसको फिट और अलाइन करा दो, फिट अलाइन के बाद मैं उसको प्रिस्क्राइब करूँगी कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो समझो मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन पेपर दे दिया, जैसे प्रिस्क्रिप्शन पेपर दे दिया, और फिर मैंने उसका कहा मुझे फॉलोअप के लिए आ जाना, फॉलोअप के बाद मैं उसको एंड में मैंने उसको साथ ही एजुकेट कर दिया कि तुमने कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डेट इज़ ग्रिटी स्ट्रोक्स और साइम्स एम्पुटेशन, और हाउ विल यू मैनेज स्टम्प एडिमा। तो ग्रिटी स्ट्रोक होता है और साइम्स एम्पुटेशन। साइम एम्पुटेशन हम पहले बता के आए थे कि जनाब एंकल के लेवल पे जो आप काटते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड साइम्स एम्पुटेशन। लेकिन जो ग्रिटी स्ट्रोक होता है वो होता है ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन। मैं एक बार आपको एम्पुटेशन की ना डायग्राम सिखा देती हूँ। ओके, आपको होप सो क्लियर आ रहा हो। ये मैंने जब आपको एम्पुटेशन बताई थी ना नीचे से ऊपर, तो सबसे पहले ऊपर होती है हिप की पेल्वेक्टमी, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांस पेल्विक होती है कि मतलब आधा पेल्विक काट दिया, पेल्विस काट दिया आपने। हिप को डिसआर्टिकुलेट करते हो, नी की डिसआर्टिकुलेशन होती है, और एंकल की भी हमारे पास क्या होती है, एंकल की भी डिसआर्टिकुलेशन होती है। जब फीमर दरमियान से करती है उसे आप कहते हो कि आपने ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन या अबव नी एम्पुटेशन कर दी, ट्रांसफिमोरल कर दी, ठीक है। जब आप बिलो नी काटते हो, एम्पुटेट करते हो, वो हमारे पास क्या होती है, ट्रांसटिबल एम्पुटेशन होती है। इसी तरह पार्शियल फुट एम्पुटेशन लिखी हुई है, तो आपको एम्पुटेशन के लेवल्स का आइडिया हो गया। इसमें से जो ग्रिटी स्ट्रोक है ना, वो यही हमारे पास ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन है पड़ी। हम इसको देखते हैं। तो ग्रिटी स्ट्रोक जो हमारे पास ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन है, इसमें क्या होता है, ग्रिटी स्ट्रोक एम्पुटेशन प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमारे पास जो होती है ट्रेडिशनल ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन होती है। तो ट्रांसफिमोरल कट गई, डेफिनेशन पता चल गई, जिसमें क्या होती है, रिसेक्शन ऑफ बोन एट द सुप्राकंडाइलर फीमोरल लेवल। फीमर जो होती है उसके लेवल होते हैं, सुप्राकंडाइलर जो लेवल है उसके ऊपर जाके कट रहा है, और फिक्सेशन ऑफ पटेला टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर एज द एंड कैप। तो जो एंड कैप के तौर पे जो पटेला का डिस्टल पार्ट होता है वो अटैच हो जाता है, इसे कहते हैं ग्रिटिस ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन। लेकिन जो साइम्स थी, साइम्स क्या थी, एंकल का लेवल था, ठीक है। साइम्स एम्पुटेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एम्पुटेशन एट द लेवल ऑफ एंकल जॉइंट, विद जहाँ पे हील पैड
प्रिजर्व होती है और ये नंबर ऑफ इंडिकेशंस इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो मैंने इसका एक ऐसा शॉर्ट सा बताया हुआ है, ग्रेट स्ट्रोक और साइम्स का मैंने ऐसे बना दिया। सबसे पहले हमारे पास लेवल आता है, ये अबव नी ये नहीं ट्रांसफीमोरल होता है और ये एंकल के लेवल होता है। ये टाइप क्या है, ये ट्रांसफीमोरल है और ये एंकल की डिसआर्टिकुलेशन है जिसमें हील पैड प्रिजर्व है। वेट बेरिंग के लिहाज से ये एंड बेरिंग है, पर पटेला वाले रीजन है, पर वेट बेरिंग पे आता है। इधर फुल एंड बेरिंग है, यानी कि हील तक जाता है। ये प्रोस्थेसिस इसमें चाहिए होता है और इसमें समटाइम्स मिनिमल होता है। इसमें एडल्ट्स के अंदर होता है और ये किस में होती है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। लेवल, टाइप, वेट बेरिंग, प्रोस्थेसिस और पॉपुलेशन, ये ग्रेटी स्ट्रोक्स। और सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखनी है कि जनाब ये ट्रेडिशनल फेमोरल एम्पुटेशन है जिसके अंदर सुपर कंडाइलर के लेवल पे फीमर जो होती है वो कर दी जाती है और डिस्टल पार्ट ऑफ पटेला को एज अ एंड कैप बना दिया जाता है। इसमें हमारे पास एंकल के लेवल पे होती है जिसमें हील पर प्रिजर्व कर दी जाती है। ये इसकी डेफिनेशन। मैनेजमेंट स्टम्प एडिमा। अब देखो कोई भी एडिमा वगैरह है मैनेज कैसे करना है। एक तो ये है जनाब उसको एलिवेटेड रखो। एलिवेट रखोगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एडिमा नहीं होगा, वहाँ पे हीलिंग अच्छी होगी। जहाँ पानी भर जाएगा वो प्रेशर करेगा, वहाँ हीलिंग ही नहीं होगी। तो एलिवेशन करोगे एडिमा नहीं होगा और हीलिंग अच्छी होगी। दूसरी बात है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में वही एलिवेशन वाली पोजीशन आ गई। वेयरिंग द श्रिंकर एंड रिमूवेबल ड्रेसिंग, वो जो कंप्रेसिव बैंड्स होते हैं उनको पहनेंगे। कंप्रेशन सॉक्स होती है हमारे पास, ठीक है, वो भी हमारे पास श्रिंकर हो गया। एक्सरसाइज करानी होती है और व्हील चेयर स्टम्प बोर्ड्स यूज़ करेंगे हम इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर हमारे पास है लिस्फ्रैंक और कोपार्ट इम्पिटेशन क्या होती है। तो लिस्फ्रैंक इम्पिटेशन है, पीछे हम डिस्कस कर चुके थे, और कोपार्ट भी। इसमें एनाटमी मैंने आपको ये बताया था कि जनाब जो ये वाली है ना जिसमें हमारे पास ट्रांसमेटाटार्सल हमारे पास हो रही है, डैट इज़ आर लिस्फ्रैंक। लेकिन जो पीछे जो मज़ीद पीछे है, डैट इज़ टेलस हमारी बोन है और नेविकुलर मीडियल साइड में। मीडियल साइड कौन सी है, थंब वाली साइड जो होती है, बिग टो वाली साइड सॉरी। तो टेलो नेविकुलर और कैल्केनियस जो नीचे हील बोन है उसके क्यूबॉइड के साथ ना, अगर कोई क्लियर आप अपने बुक में देख लो तो कैल्केनियो क्यूबॉइड और टेलो नेविकुलर वाली होती है कोपार्ट्स। लेकिन जो हमारे पास ट्रांस मेटाटार्सल होती है, मेटाटार्सल बोन, और ये जो ठीक है, तो यहाँ ट्रांस मेटाटार्सल जो बोन्स होती हैं इसे लिस्फ्रैंक कहते हैं। तो लिस्फ्रैंक का पता चल गया, ट्रांस मेटाटार्सल। तो टीएमटी वाली जो हमारे पास होती है ना, टीएमटी के लेवल पे ट्रांस मेटाटार्सल डिसआर्टिकुलेशन होती है, उसे हम लिस्फ्रैंक एम्पुटेशन कहते हैं। लिस्फ्रैंक के अंदर डिसआर्टिकुलेट होता है ट्रांस मेटाटार्सल जॉइंट और ये एम्पुटेट होता है ना, तो समझो ये वाली जगह जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 फुट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाला जो है ना वो फुट प्रिजर्व होगा, जिसमें मिड फुट भी आ जाता है और आपका हाइंड फुट और मिड फुट और एंकल जॉइंट, ये तीनों चीज़ें प्रिजर्व हो जाएंगी। सिर्फ क्या कट रहा है, आगे वाला 4 फुट लूज हो रहा है। कोपार्ट के अंदर आपको पता है टेलो नेविकुलर और कैल्केनियो के बढ़ जाता है, मतलब अब थोड़ा इधर का लेवल हो जाता है। जब इधर का लेवल होता है तो हमारा 4 फुट भी जाता है, कुछ हिस्सा मिड फुट का जाता है, लेकिन एंकल जॉइंट प्रिजर्व रह जाता है। तो कोपार्ट में ये दोनों चले गए। प्रोक्सिमल एम्पुटेशन जो होती है हमारे पास, ये ज़्यादा प्रोक्सिमल होती है, मतलब ये थोड़ी डिस्टल थी, ये थोड़ा डिस्टल है और ये प्रोक्सिमल है थोड़ा। तो ये ज़्यादा प्रोक्सिमल है कंपैरेटिवली लिस्फ्रैंक के, और इसके अंदर टेलो नेविकुलर कैल्केनियो क्यूबॉइड होता है। इसके अंदर 4 फुट भी जाता है, मिड फुट भी जाता है, अप टू द टेलस बॉन्ड। ये आपका 4 फुट भी चला गया, मिड फुट भी चला गया, अप टू द टेलस बॉन्ड, ठीक है। मैंने इनका ना कंपैरिजन लेवल बनाया। सबसे पहले लेवल ये आपका ट्रांसमेटाटार्सल लेवल है और ये टेलो नेविकुलर कैल्केनियो क्यूबॉइड है। पोजीशन की बात करें, यह ज़्यादा डिस्टल है, वो प्रोक्सिमल है। लिस्फ्रैंक क्या है, डिस्टल है और वो प्रोक्सिमल है। फुट लॉस है, इसमें 4 फुट होता है, 4 और मिड दोनों जाते हैं। स्टेबिलिटी के लिहाज से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो जो सामने वाली चीज़ सिर्फ यहाँ तक जाएगा, तो ये सिर्फ बाकी एरिया तो सलामत है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, बजाय कि ये ज़्यादा इधर से चला जाता है तो यहाँ स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो कंपेयर करो तो ये ज़्यादा स्टेबल है आपका लिस्फ्रैंक बजाय के कोपार्ट के। फिर डिफॉर्मिटी रिस्क इसमें कम होता है, ठीक है, इसमें डिफॉर्मिटी रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ स्टेबल कम है उसके अंदर कम रिस्क है, ज़्यादा स्टेबल है सॉरी ज़्यादा कम रिस्क है, और जो कम स्टेबल है उसके अंदर ज़्यादा रिस्क है। तो ये हमारे पास सारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डैट इज़ के यार ये वाली क्या होती है, क्या नाम है, कोपार्ट एम्पुटेशन उसकी हो गई है, तो उसे कौन सा प्रोसेसेस हो गए, तो हम उसे एंकल फुट ऑर्थोसिस देते हैं, ठीक है। फॉर कोपार्ट एम्पुटेशन स्पेसिफिक प्रोसेसेस इंक्लूड साइम्स प्रोसेसेस। ये जो आपका जो साइम्स प्रोसेसेस था पड़ा, तो वही साइम्स प्रोसेसेस आ जाएगा, जो कि हमारे पास एंकल डिसआर्टिकुलेशन प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है कोपार्ट एम्पुटेशन ना, और एंकल फुट ऑर्थोसिस आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ चाहिए होती है, हम ये प्रोसेस क्यों दे रहे हैं। एक तो हमारा ये है कि जनाब कोई भी डिफॉर्मिटी हो ना प्रिवेंट कर ले हम उसे। जैसे हमारे पास इक्वेनस डिफॉर्मिटी होती है, मैं अभी आपको इक्वेनस में बताती हूँ इक्वेनस क्या होता है। जो हमारे पास होती है इक्वेनस डिफॉर्मिटी वो प्रिवेंट हो जाए। दूसरा ये कि हमारी जो वॉकिंग है ना वो इम्प्रूव हो जाए। और तीसरा हमने कहा स्टेबिलिटी, तो मोबिलिटी स्टेबिलिटी और प्रिवेंट करना अपनी उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करना, तो इनकी यही यूजेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ना। और मैं आपको ना इसकी पिक्चर दिखाती हूँ।
एक्वेनस वाले की जो मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं इसकी पिक्चर दिखाती हूँ आपको। अगर आप ये देखो, एक्वेनस कहते हैं जिसमें आपका पाँव ना ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्स होता है। अगर इसी का ऑपोजिट ज़्यादा डोर्सी फ्लेक्स होता है उसे कैल्केनियस कहते हैं। इसी तरह आप लोगों ने वेरस और वेलगस पढ़ा होगा। वेलगस होता है जो बाहर की तरफ यानी कि लेटरली होता है। अगर अंदर की तरफ मुड़ा हो यानी कि टुवर्ड बिग टू हो तो वेरस कहते हैं। तो वेरस हो गया, वेलगस हो गया। केवस कहते हैं जिसमें उसकी आर्च हाई होती है। प्लेनस कहते हैं जब उसकी आर्च नहीं होती, बिल्कुल ख़त्म नेग्लिजिबल होती है, उसे प्लेनस कहते हैं। इसी तरह स्प्ले कहते हैं जिसमें उनके जो टोज़ होते हैं वो स्वेड अपार्ट होते हैं, तो इसे स्प्ले कहते हैं। तो इक्वेनस वाली बात आपको समझ आ गई कि हमने पीछे जो हमारा एचलीस टेंडन है उसकी कंट्रैक्चर्स को इनको प्रिवेंट करना है। इसी वजह से हमने क्या किए हुए, उस इको पार्ट्स में उसे प्रोसेसेस वगैरह लगा दिए ताकि उसके कंट्रैक्चर्स ना बने और इक्वेनस को प्रिवेंट कर सकें, उसकी वॉकिंग अच्छी हो जाए और स्टेबिलिटी अच्छी हो जाए। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जिसमें हमारे पास एक सिनेरियो गिवन है। 44 ईयर ओल्ड हमारे पास टीचर है जिसको ने पेरोनियल नर्व पाल्सी यानी कि फुट ड्रॉप हो जाता है इन हर राइट लोअर एक्सट्रीमिटी। राइट लेग किस तरफ है, बड़ा डायबिटीज़ की वजह से हुआ है और उन्होंने अपना काम भी कंटिन्यू करना है। अब वो टीचर हैं, उनका काम ठहरना होता है, तो उन्होंने काम भी करना है, हमें गोल भी पता चल गया। बट हर डिसेबिलिटी मेड हर डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल, विच ऑर्थोटिक इज़ बेस्ट फॉर हर। ठीक है, कौन सा ऑर्थोटिक देना है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स भी बताने हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो हमने क्या, ऑर्थोटिक में हमने AFO दे दिया क्योंकि फुट ड्रॉप था पड़ा। वो इंडिविजुअल जिनको फुट ड्रॉप होता है खासतौर पर पेरोनियल और पाल्सी की वजह से, तो AFO क्या करता है, उनको डोर्सीफ्लेक्स कराता है फुट ड्यूरिंग द स्विंग फेज और प्रोवाइड करता है सपोर्ट ड्यूरिंग द स्टैंस फेज में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्विंग फेज में उनको डोर्सिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल ये है कि अभी जो दर्द है, स्वेलिंग है, कम हो जाए, रेंज ऑफ मोशन अच्छी हो जाए, ये दोबारा रिस्टोर हो जाए, गेट पैटर्न सही हो जाए और बैलेंस उनका बन जाए। लॉन्ग टर्म क्या है कि वो इंडिपेंडेंट डेली एक्टिविटीज़ कर सकें, अपने काम पे दोबारा चले जाएँ विद मिनिमल कम से कम लिमिटेशंस के साथ, और हम प्रिवेंट कर सकें कोई भी आने वाली सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इन्हांस हो सके। इसका जो मेरे पास कोड है, जैसे इराक होता है ना, तो ये IRPQ है, A की जगह P आ गया। I से आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट लिविंग यानी कि एरियल्स कर सकें। R से ये है कि रिटर्न टू वर्क विद मिनिमल लिमिटेशंस। P से ये है कि कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन उसे प्रिवेंट करना है। Q से ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। तो इराक जो है ना, इराक की जगह IRPQ हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, जैसे PUBG होता है ना शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, तो ये आपका बन जाएगा PRGB। P से क्या है कि आपका जो पेन वगैरह है ना उसको हमने रिड्यूस करना है, तो पेन हमारा कम हो जाए और हमारी रेंज ऑफ मोशन अच्छी हो जाए, रिस्टोर हो जाए। ठीक है, G से हमने कहा हमारा गेट पैटर्न अच्छा हो जाए, B से हमने कहा हमारा बैलेंस अच्छा हो जाए। तो P से पेन, R से रेंज ऑफ मोशन, G से गेट और B से हमारा स्टैंडिंग बैलेंस। तो ओवरऑल इसे करें तो हमने कहा जनाब पेरोनियल पाल्सी थी, इसका मतलब फुट ड्रॉप है, तो फुट ड्रॉप है तो एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो ये उनको 2 फ़ायदे बता दिए, स्विंग फेस में और स्टैंस में स्टेबिलिटी, स्विंग में उनको असिस्ट करेगा डोर्सिफ्लेक्शन। 4 हमारे पास गोल्स हैं शॉर्ट टर्म और 4 ही हमारे पास लॉन्ग टर्म है। PRGP पेन, रेंज ऑफ मोशन, गेट और बैलेंस हो गया। IRPQ आई से हमने कहा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनकी रिटर्न टू वर्क हो जाएगा मिनिमल लिमिटेशंस के साथ, प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन की, उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रंक ऑर्थोसिस। ट्रंक ऑर्थोसिस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? आपका कॉर्सेट होता है, आपके अंदर HLO वेस्ट होता है, मिनेवर ब्रेस होती है और मिल्वकी ब्रेस होती है, बोस्टन ब्रेस होती है। तो ये हमारे पास जो स्लाइड्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे हम इसको। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें 40 साल का आदमी हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आया है। एम्पुटेशन ऑफ रिस्ट करवाने के बाद उसका स्टम्प अभी जो है फुली रिकवर हो चुका है और उसे प्रोस्थेसिस चाहिए कंप्लीट मोबिलिटी के लिए। तो अपर लिम्ब प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन के लिए हमने डिज़ाइन करना है पेशेंट के लिए। तो अब इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, डेट इज़ प्री प्रोस्थेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, फिर प्रोस्थेटिक चेकआउट्स, फिर हमारे पास प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग, गोल्स एंड इंटरवेंशंस। तो हमारा प्री जो होता है ना, प्री में हमारे पास ये होता है कि अभी उसको प्रोसेसेस नहीं लगा, ठीक है, प्रोसेसेस नहीं लगा, आपने क्या करनी होती है, उसकी एग्जामिनेशन करनी होती है, जिसमें हम देखते हैं उसकी स्टम्प केयर करते हैं, उसकी हाइजीन का ख्याल रखते हैं और कि हीलिंग प्रॉपर हो जाए, ठीक है, और उसके जो आसपास के बाकी मसल्स होते हैं उनमें सर्कुलेशन अच्छी हो, तो ये हमारी प्री प्रोस्थेटिक एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। फिर जब हमने प्रोस्थेटिक लगा दी, अब प्रोस्थेटिक लगाने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस की असेसमेंट करते हैं, ठहरा के असेसमेंट करते हो, फिर उसे चला के देखते हो, फिर आप इंस्पेक्ट करते हो बाकी आसपास के लिम्ब की। तो पहले प्री प्रोस्थेटिक एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कर ली, स्टम्प केयर, हाइजीन, ये वो चीज़ों का ख्याल रख लिया। अब प्रोस्थेटिक लगाने के बाद प्रोस्थेटिक को देखा, स्टैटिकली देखा, मतलब उसे खड़ा करके देखा, उसे चला के देखा और उसके आसपास जो बाकी लिम्ब है उसकी हालत देखी कि वो भी ठीक है, ठीक है। फिर हमने प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पहना लिया, सब कर लिया, अब बात आती है ट्रेनिंग की। डोनिंग और डॉफिंग यानी उसे उतारना चढ़ाना सिखाते हो प्रोस्थेसिस को। फिर आपको पता है फिजियोथेरेपी में 3 मेन चीज़ होती हैं, स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी
फंक्शनल ट्रेनिंग कराना। तो मैंने उसकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस कराई, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस कराई, फंक्शनल एक्टिविटीज़ कराई। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जो बाकी हमने काम करने होते हैं रोज़मर्रा पे, डैट इज़ रेगुलर इंस्पेक्शन और प्रोसेसेस को मेंटेन करना है, हाइजीन का ख्याल रखना है और प्रोस्थेटिक एक्सेप्टेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैसिलिटेट करना है। तो ये हमारे पास हो गया प्री प्रोस्थेटिक और प्रोस्थेटिक। प्री में एग्जामिन करो, ट्रेनिंग कराओ, पोस्ट में आपने प्रोसेसेस को देखो, फिर स्टैटिक में, डायनेमिक में और आसपास के लिम्ब को देखो। प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डोनिंग, उसे चढ़ाओ उतारो, स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ कराओ। फिर अब उसको गाइड करो कि जनाब आपने रेगुलरली कैसे ख्याल रखना है, प्रोसेसेस को कैसे मेंटेन करना है, उसे ख़राब नहीं होने देना, हाइजीन का, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है और प्रोस्थेटिक एक्सेप्ट करने में उसकी मदद ही नहीं है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैट इज़ 5 थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स बताओ। अब जब कोई भी देखो ऑर्थोसिस लगा रहे हो, पीछे हम हर जगह उसके तकरीबन कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देखते आ रहे हैं। प्रोसेसेस लगाने का पहला ये कि दर्द ना हो, दर्द ना हो। दूसरा ये कि उसका फंक्शनल मोबिलिटी अच्छा हो जाए, दर्द ना हो, मोबिलिटी अच्छी हो जाए, कोई भी डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट या प्रिवेंट करो, स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करो, इन्हांस करो रिहैबिलिटेशन को। तो हमारी PMD-SR, सर PMD, ठीक है, सर PMD के, तो PMD, पी से हमारा यह पेन, M से हमने कहा मोबिलिटी, D से हमने कहा डिफॉर्मिटी, S से हमने कहा स्टेबलाइजेशन या सपोर्ट, R से हमने कहा रिहैबिलिटेशन। पेन को रिलीफ करो, कम करो, M को मोबिलिटी को इम्प्रूव करो, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करो या प्रिवेंट करो, स्टेबिलिटी को या सपोर्ट लेके आओ, R से हमने रिहैबिलिटेशन को बढ़ाओ, इन्हांस करो। तो पेन रिलीफ में क्या है, हमने बेसिकली जब हमने सपोर्ट और स्टेबिलिटी दी है, जो भी अफेक्टेड जॉइंट है हमने पेन को कम कर दिया, ठीक है। फिर हमने मोबिलिटी को इम्प्रूव कैसे करना है, उसकी फंक्शनल एबिलिटीज़ और वीकेंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट करके हमने मोबिलिटी अच्छी कर दी। डिफॉर्मिटीज़ को कैसे किया, जो भी हमारी डिफॉर्मिटी थी उसकी प्रोग्रेशन को रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया और ठीक हो गई। स्टेबिलिटी की ये जो भी नेसेसरी सपोर्ट, स्टेबलाइजेशन चाहिए थी इंजरी या सर्जरी के बाद, उसको सपोर्ट दे रहा है ऑर्थोटिक डिवाइस आपकी ऑर्थोसिस। रिहैबिलिटेशन ये फैसिलिटेट करेगी रिकवरी प्रोसेस को और स्ट्रेंथ और फंक्शन की तरफ लेके जाएगी, कंट्रोल मूवमेंट और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़ की तरफ। एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। एग्जांपल में यह है कि हमने 5 एग्जांपल्स हैं। फुट और एंकल किस लिए यूज़ होता है, फुट और एंकल फुट ड्रॉप के केस में यूज़ होता है या इंस्टेबिलिटी के केस में। नी किस लिए यूज़ होता है, कोई लिगामेंट इंजरी है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अपर लिम ऑर्थोसिस। अपर लिम क्या करता है, जैसे अपर लिम में बाजू और हाथ होता है, उनको करता है, जैसे स्ट्रोक का पेशेंट और ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हो तो अपर लिम हो गया। फिर रिस्ट और स्प्लिन की बात करते हैं, रिस्ट के लिए कार्पल टनल सिंड्रोम या कोई फ्रैक्चर है, स्पाइनल गैलेस स्कोलियोसिस है, स्पाइनल फ्रैक्चर है ये वो। तो अरेंजमेंट यूँ कर लो, ये पहले इसने एंकल पाँव की बात की, फिर नी की बात की, फिर ऊपर से शुरू किया, ऊपर से अपर लिम की बात की ओवरऑल, फिर आपके हाथ की बात की, फिर इसने स्पाइन की बात की। तो फुट हो गया, फिर एंकल हो गया, फिर हमने अपर लिम में बात की, अपर लिम के बाद फिर हमने हाथ की बात की, हाथ के बाद हमने अपनी स्पाइन की बात की। तो उनकी कंडीशंस के मुताबिक ये हो गया और इसका क्या है, PMD-SR हो गया। ये बस एज सिंपल है हमारा। यहाँ पे एंड हो गया। अब हम एनुअल और सप्ली 24 के करेंगे सवाल।